सोचिए एक ऐसा देश जहां पिछले 14 दिनों से युद्ध चल रहा है। दो देश आपस में लड़ने मरने को उतारू हैं। बम दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागे जा रही हैं, वॉर जोन है, खतरनाक वॉर जोन है। एक ऐसा देश जहां से बड़ी बड़ी महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ब्रिटेन है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं अपने लोगों को वहां से निकालने को लेकर। कोई नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे देश में पूरी दुनिया में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने 56 इंच के सीने के साथ ना सिर्फ अपने लोगों को वहां से निकाला, बल्कि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पूरी दुनिया के लोग अब भारत से अपील कर रहे हैं कि उनके लोगों को वहां से निकाला जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं थैंक यू ऑपरेशन गंगा, नेपाली कह रहे हैं, बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, भारतीयों की तो दुनिया में इकलौता भारत ऐसा देश था जिसने ऑपरेशन गंगा चलाया 56 इंच के सीने के साथ और इवैक्यूएशन, सबसे बड़ा इवैक्यूएशन किया। 20,000 से ज्यादा लोगों की वतन वापसी कराई। फिर से कह रहा हूं, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे नेपाली है, चाहे बांग्लादेशी है, वो लोग भी ऑपरेशन गंगा को धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं दुख किस चीज का होता है? दुख इस चीज का होता है कि अभी भी कुछ भारत की बदनामी वाली टूलकिट वाले कुछ लोग हैं, जो कुछ ऐसे भारतीय हैं जो फंसे हुए थे, जिनको निकाला है, वो अभी भी कह रहे हैं कि भारत ने हमको निकाला है, कोई एहसान किया है क्या? उन लोगों से यहां मैं यूक्रेन बॉर्डर पर खड़ा होकर बस इतना ही कह सकता हूं कि हो सकता है वो परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तो पास हो गए, लेकिन भारतीयता और देशभक्ति के टेस्ट में वो फेल हो गए हैं। सोचिए जहां पिछले 14 दिनों से प्रलय की स्थिति हो, जहां पर खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बंकर में छिपे होने की खबरें आती हों, जहां शहर के शहर रूस के बदले की लैंडमाइन पर बैठे हों, जहां सड़कों पर शव बिखरे हों, बच्चों के पास खाने को नहीं हो। ऐसे देश से भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीयों का, छात्रों का रेस्क्यू किया। और तो और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी ऑपरेशन गंगा के तहत बचाए गए। इसके लिए खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और भारतीय झंडे तले पाकिस्तान से बचकर आए पाकिस्तानी छात्र छात्राओं ने भी। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kiev for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. आज पाकिस्तान से लेकर, नेपाल से लेकर बांग्लादेश के कई छात्र, कई भारतीय जिनको ऑपरेशन गंगा की वजह से नई जिंदगी मिली, ऑपरेशन गंगा की वजह से कई पाकिस्तानियों को, नेपालियों को, बांग्लादेशियों को, भारतीयों को, उनको ऑपरेशन गंगा की वजह से नई जिंदगी मिली। आज वो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन गंगा के शुक्रगुजार है। लेकिन यहां पर मैं यूक्रेन बॉर्डर पर कई ऐसे भारतीयों से भी मिला जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमको बचाया, कोई एहसान किया क्या? उनकी शिकायत इस चीज की है कि खाने पीने की उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, या तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो क्यों नहीं थी, या देरी से इवैक्यूएशन क्यों हुआ। यहां यूक्रेन बॉर्डर से बस इतना ही कहना चाहेंगे, जंग के हालात थे, वॉर जोन था, तमाम देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, लेकिन ये भारत ही था जिसने ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों की संख्या में न सिर्फ बच्चों को बचाया, भारतीयों को बचाया, बल्कि उनकी सकुशल वतन वापसी कराई। ये शक्तिमान भारत ही था जिसकी हिम्मत यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से भी हजारों जिंदगियां बचा कर ले आई, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के आगे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी हार मानी। वॉशिंगटन डीसी ने ऐलान करके कहा कि वो युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकाल पाने में समर्थ नहीं है। वॉशिंगटन डीसी ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ते हुए ये भी कहा कि अगर वो सुरक्षित हैं तो अपने दम पर यूक्रेन से बाहर निकलें
और किसी सुविधा की उम्मीद न करें। ब्रिटेन ने भी नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ते हुए कहा है कि वो यूक्रेन की एडवाइजरी माने, यानी रेस्क्यू की उम्मीद बिल्कुल न करें। चीन जैसा देश जिसने यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस का समर्थन किया, वो भी यूक्रेन में फंसे चीनी नागरिकों के रेस्क्यू तक रूस को हमलों से रोकने के लिए नहीं कह पाया और चीनी नागरिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू किया गया। लेकिन इस सत्य से उलट भारत के कई छात्र इस बात से नाराज हैं, सरकार ने युद्ध क्षेत्र में घुसकर उन्हें क्यों नहीं निकाला। गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया, पर रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली आने तक, पर एक्चुअली उन्हें जो हेल्प करना चाहिए था, जहाँ पे एक्चुअली वॉर हो रही है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ से हेल्प इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी। कई छात्र ऐसे भी थे जो सुरक्षित लौटे, तो उनके चेहरों पर आभार और खुशी के बजाय गुस्सा था, आक्रोश था। केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत कर रहे थे और वो स्वागत का अपमान कर रहे थे। ऐसे ही छात्रों की वजह से कुछ डिजाइनर पत्रकारों को, बारूदी बुद्धिजीवियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को और विपक्ष के कुछ नेताओं को ये कहने का मौका मिला कि भारत के छात्रों के यूक्रेन में फंसने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, जबकि सच क्या है ये कुछ वक्त पहले यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे इन छात्रों से समझिए। Indian embassy, Indian पूरा support. No complaint. Seriously, they were really helpful once we crossed the Poland border with accommodation and everything. They were really helpful. मतलब हर तरह की यहाँ पर सुविधा है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। Yeah, it's very helpful and regarding accommodation and food, everything was smooth. आरोप लगाए गए कि सरकार ने छात्रों को देश लाने में देरी की, जबकि सच ये है कि केंद्र ने युद्ध शुरू होने से पहले छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि वो यूक्रेन छोड़े। आरोप लगाए गए कि भारत सरकार युद्ध क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए नहीं घुसी, जबकि सच ये है कि रेस्क्यू के लिए युद्ध क्षेत्र में घुसना संभव ही नहीं है। और एक सच ये भी है कि यूक्रेन युद्ध में जब दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्ति ने अपने नागरिकों को, अपने दूतावासों को, अपने छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऐसे में सिर्फ भारत है जिसने सफलतापूर्वक ऑपरेशन गंगा चलाया और करीब करीब 97% भारतीयों को मुश्किल जगहों से सुरक्षित निकाल लिया गया। ज़ेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि रूस को हराना बहुत मुश्किल है और रूस एक बहुत लंबी लड़ाई के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की के तेवर अब थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। जो ज़ेलेंस्की कल तक दावा कर रहे थे कि रूस की सेना यहाँ से चली जाए अगर जिंदा बचना है, तो जो ज़ेलेंस्की कल तक नाटो की सदस्यता पर अड़े हुए थे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा जा रहा है, अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि ज़ेलेंस्की नाटो की सदस्यता से भी किनारा करने को तैयार है। संभवतः सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो सबसे ज्यादा विवाद है डोनेस्क और लुहांस्क पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा था कि वो झुकेंगे नहीं, रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि रूस रुकेगा नहीं, लेकिन ये संकेत 14वें दिन थोड़े अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की नाटो की सदस्यता से भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा अमेरिकी मीडिया के हवाले से हम कह पा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध महातबाही का 14वां दिन। खार्किव खंडहर अब कीव पर कहर। झुकेंगे ज़ेलेंस्की, रुकेंगे पुतिन।
14 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध रुक सकता है, बात बन सकती है, शांति लौट सकती है, लेकिन ये अभी सिर्फ उम्मीद है। हकीकत ये है कि मौजूदा तस्वीर सिर्फ और सिर्फ धमाकों की है। तबाही की है और एक देश के खंडहर बनते भविष्य की है। अब तक रूस की शर्तों को न मानने की बात कहने वाले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहली बार अपने तेवर नरम कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि बात होगी तो बात बन सकती है और दुनिया को अच्छी खबर मिल सकती है। एक अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो डोनेस्क, लुहांस्क प्रांत पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वो नेटो सदस्यता से किनारा करने के लिए भी तैयार हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान युद्ध में कमजोर होती यूक्रेन की सेना को दिखाता है। यूक्रेन के बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। करीब 20 लाख लोग यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की तो नर्व पड़ गए हैं, क्या रुकेगी जंग? ऐसे में सवाल ये है कि रूस ने यूक्रेन के सामने क्या शर्त रखी थी और अब यूक्रेन इसका क्या जवाब दे रहा है? युद्ध को रोकने के लिए रूस की पहली शर्त ये है कि यूक्रेन नेटो से दूर रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ताजा बयान में इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो नेटो की सदस्यता के लिए जोर नहीं देंगे। रूस की दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे। यूक्रेन अब इस पर बात करने के लिए भी तैयार हो गया है। रूस ने कहा है कि तुर्की में बातचीत होगी तो यूक्रेन बातचीत के लिए भी सहमत है। रूस ने यह भी कहा है कि बात होगी तो सीज फायर होगा। यूक्रेन ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। रूस का स्पष्ट कहना है कि अगर यूक्रेन उनकी कुछ मांगों को मान लेता है तो रूस बिना देर किए यूक्रेन पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देगा। रूस की मांग है कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलाव करे कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, बल्कि दोनेत्स्क और लुहांस्क को वो स्वतंत्र देश घोषित करेगा। और 2014 में क्राइमिया पर जब कब्जा किया गया था रूस ने, वो उसको रूसी क्षेत्र घोषित करे। यूक्रेन क्राइमिया को रूसी क्षेत्र घोषित करे। ये 3 से 4 मांगे अगर मान लेता है यूक्रेन ज़ेलेंस्की तो ये 14वें दिन युद्ध खत्म हो सकता है। यूक्रेन की नरमी की वजह रूस का बढ़ता दबाव बताया जा रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि युद्ध के 14वें दिन रूसी सेना यूक्रेन में कहां तक पहुंच गई है। चर्निव, खार्किव, मरियोपोल, सुमी, ओदेसा, कीवर, इरपिन यानी तकरीबन पूरा यूक्रेन ही रूस की जद में है। एक ओर रूस यूक्रेन में बातचीत हो रही है तो दूसरी ओर युद्ध भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है। रूसी सेना के चलते हुए एक टैंक और ट्रक दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात कही गई है। इस वीडियो में एक हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील दिखाई दिया। खेत में गिरे इस हेलीकॉप्टर से आग की लपटें निकल रही थी, जबकि आसपास सब कुछ बिखरा पड़ा था। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि अब तक 1335 लोगों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के 38 बच्चे भी युद्ध में मारे गए हैं। साफ है कि युद्ध की ऐसी तस्वीरें और
मौत के ये आंकड़े तब तक नहीं थमेंगे जब तक युद्ध रुक नहीं जाता और दोनों देश बातचीत को आगे नहीं बढ़ाते। अमन चोपड़ा, लोवलिन, न्यूज़ 18 इंडिया। क्या यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था क्या? ये बहुत बड़ा और खतरनाक खुलासा रूस ने किया है। रूस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा था, बनाने का प्लान बना रहा था। यही नहीं, वहां पर एक लैब का भी जिक्र किया गया है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है और अमेरिका की कोशिश है कि रूस यहां तक ना पहुंचे। ये खबर ने सबको हैरान कर दिया है कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में तो नहीं तब्दील हो जाएगी जंग। इसी को लेकर रूस और चीन ने अमेरिका से जवाब भी मांगा है कि क्या वाकई यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था। जहां देखिए वहां तबाही की तस्वीर है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ खंडहर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध की ये सिर्फ वो तस्वीर है जो दुनिया देख पा रही है, लेकिन एक सीक्रेट हथियार भी है और अगर उस सीक्रेट हथियार से युद्ध लड़ा गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसी सीक्रेट हथियार पर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि ने संकेत दिए थे कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और यूक्रेन के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रूसी वैज्ञानिकों के हाथों में चले जाएंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। अब रूस इसी बात को मुद्दा बनाकर अमेरिका से जवाब मांग रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर जैविक हथियार बना रहा है और इसके लिए कई लैब बना रखी है। इन प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल सैन्य कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। यूक्रेन अमेरिका ने ये एक साजिश के तहत किया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य जैविक कार्यक्रम के तहत लिविव, खार्कोव, पोल्टावा में 30 से ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब रूस ने इस तरह का आरोप लगाया है। रूस ने पहले भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन में सैन्य जैविक हथियार कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर सैन्य जैविक हथियार बनाने की चीजें वहां पर चल रही हैं। 30 से ज्यादा बायोलॉजिकल सेंटर वहां पर हैं। 30 से ज्यादा लवीव, खार्कोव और पोल्टावा में 30 से ज्यादा बायोलॉजिकल सेंटर्स हैं जहां खतरनाक संक्रामक एजेंटों के साथ काम वहां पर किया जा रहा है, जो वाकई दुनिया के लिए खतरे की घंटी है कि कहीं ये युद्ध बायोलॉजिकल वॉरफेयर में तो नहीं तब्दील हो जाएगा। रूस को घेरने में अमेरिका के साथ चीन भी शामिल है। चीन ने अमेरिका से दुनिया को सच बताने की मांग की है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का सच क्या है ये अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना सच है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध जैविक युद्ध पर आ गया तो दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। दुनिया अब तक 2 विश्व युद्ध देख चुकी है, 2 वर्ल्ड वॉर। तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी थी दुनिया, इस वक्त भी खड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 14वां दिन है। लगातार बमबारी हो रही है, लगातार युद्ध का खतरा है, परमाणु अध्याय तक बात पहुंच गई थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भारत के लिए क्या सबक है, क्या सीख है? भारत जो दुनिया में उदारवाद का पक्षधर रहा है, वो किस तरह से इन चीजों से सीख सकता है, सबक ले सकता है? कैसे वो एक आत्मरक्षा का घेरा बनाए कि परिंदा भी पर ना मार सके? इन तमाम चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए क्या सीख है, क्या सबक है, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सेना प्रमुख, ने कुछ रोज पहले इसका जिक्र किया था। हमने भी आपको बताया था क्या है वो सबक और कैसे भारत सीख सकता है मौजूदा दौर से। आइए जानते हैं। सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान। युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी।
यूक्रेन जंग से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक। युद्ध के हालात किसी भी देश के लिए क्या सबक देकर जा सकते हैं? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग को इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। भला किसने सोचा था कि दो देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई उस मुहाने तक आ जाएगी जहां विश्व एक बार फिर दो धड़ों में बटा दिखाई देगा। जंग के इन्हीं भयावह हालात ने भारत के लिए भी एक बड़ा सबक दिया है। सेना प्रमुख नरवणे ने इशारों में एक ऐसा बयान दिया है जो भारत के लिए समझना बेहद जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें स्वदेशी हथियार के साथ भारत के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही हमें रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जल्द ही कदम उठाने की जरूरत है। भविष्य के युद्ध अपनी ही हथियार प्रणालियों से लड़े जाने चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध से एक बहुत बड़ा सबक है जिसका जिक्र जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी किया। उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मतलब ये कि क्षमा शक्तिशाली को ही शोभा देती है। सिर्फ सॉफ्ट पावर होने से दुनिया नहीं जीती जा सकती, सिर्फ सॉफ्ट पावर होने से अपने देश को नहीं बचाया जा सकता। ये दौर घातक हथियारों की लड़ाई का है, ये दौर खतरनाक एडवांस्ड हथियारों का है। और इसीलिए आप सोचिए, रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत, वो रूस जो पूरी दुनिया को हथियारों की सप्लाई करता है, आज वो रूस इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और 14 दिन हो चुके हैं। इसलिए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख ने जो कहा कि हमें हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। आगे कुछ भी हो सकता है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 14 दिन बीत चुके हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर हमारा भी कुछ ऐसा ही विश्लेषण था। रूस यूक्रेन युद्ध भले ही दिल्ली से आप जानते हैं लगभग 4,500 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है। हम इस वक्त दुदुमरेज में हैं, बॉर्डर पर हैं, यहाँ से भारतीय आ रहे हैं, तमाम नेशनैलिटीज़ के लोग आ रहे हैं। दिल्ली से ये जगह जो है वो 5,000 किलोमीटर दूर है। जगह 5,000 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ा जा रहा है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत सबक है, भारत के लिए बहुत बड़े सबक हैं। सबसे बड़ा सबक ये कि सैन्य रूप से आप जितने भी शक्तिशाली होना ज़रूरी है, सॉफ्ट पावर होने से काम नहीं चलता। सैन्य तौर पर शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। परमाणु संपन्न होना देश की सुरक्षा की गारंटी है। हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शायद संभवतः सारी चीज़ें हैं जो भारत को हमेशा भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखेगी, क्योंकि आज की तारीख में रूस न्यूक्लियर बटन की धमकी दे रहा है और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया पहली बार। मैसेज भारत के लिए भी बहुत बड़े हैं। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस अदावत की कहानी को सालों पहले लिखा गया था, ठीक वैसे ही भारत के साथ चीन और पाकिस्तान की कहानी भी जुड़ी है। और शायद यही वजह है कि सेना प्रमुख ने इस जंग से सबक लेने की बात कही है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत एक तरफ चीन के विस्तारवाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवाद से बखूबी लड़ रहा है। लेकिन युद्ध तो युद्ध है। हालांकि नए भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को करारा जवाब दिया, लेकिन आसार अगर युद्ध के बनते हैं तो वही असली अग्नि परीक्षा है। और भारत उस अग्नि परीक्षा में तभी पास हो पाएगा जब भारत हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करके स्वदेशी हथियारों को और मजबूत बनाएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत के पास मौजूदा वक्त में कितने स्वदेशी हथियार हैं। सबसे पहले जिक्र मिसाइलों का करते हैं।
भारत के सैन्य बेड़े में अग्नि, पृथ्वी, नाग, धनुष, K5, ब्रह्मोस, प्रहार, आकाश, निर्भय और शौर्य जैसी मारक मिसाइलें हैं। हल्के लड़ाकू विमानों का जिक्र करें तो भारत के पास तेजस MK-11, तेजस MK-2, AMCA जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। अटैक हेलीकॉप्टरों की बात करें तो भारत के पास ध्रुव और रुद्र नाम के अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो अपनी अलग अलग खूबियों से लैस हैं। नए भारत में लगातार युद्ध की तकनीक को विस्तार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ड्रोन भी शामिल होते हैं। आज भारत के पास अभ्यास, रुस्तम 1 और रुस्तम 2 जैसे ड्रोन शामिल हैं। विमान वाहक पोत के मामले में भारत के पास विक्रांत और विराट जैसे जहाज भी शामिल हैं। परमाणु पनडुब्बियों के मामले में भारत के पास स्वदेशी तौर पर विकसित अरिहंत और अरिघाट शामिल हैं। इतना ही नहीं, भारत के रक्षा बेड़े में अर्जुन जैसा टैंक, पिनाका जैसा रॉकेट लॉन्चर, धनुष और K9T वज्र जैसी तोप शामिल है। लेकिन अभी भी भारत को इस मामले में बहुत बड़े मिशन को पूरा करना है, क्योंकि जंग का नया अलार्म कभी भी बज सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ लड़ाई में युद्ध के मैदान में भले ही पिछड़ रहे हों, लेकिन माइंड गेम में ज़ेलेंस्की आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सबसे बड़े विलेन के तौर पर रूस को साबित किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ नहीं बोलते, पुतिन के खिलाफ बोलते हैं। रूस में भी पुतिन के एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वो उसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नतीजा है कि रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन। यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसके जरिए आज की तारीख में यूक्रेन पीड़ित है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन का साहस है, आम लोग हथियार उठा रहे हैं। वहीं दमनकारी रूस जो है, पुतिन जो है, वो यूक्रेन पर हमला करके सबसे बड़े विलन के तौर पर साबित हो रहे हैं। तो युद्ध के मैदान में हो सकता है रूस आगे निकल रहा हो, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, सहानुभूति के मामले में ज़ेलेंस्की, माइंड गेम के मामले में ज़ेलेंस्की आगे निकल रहे हैं। कैसे ये सब कुछ हो रहा है समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन के जवान जंग में रूसी सेना से सीधे टक्कर ले रहे हैं। पूरी ताकत से रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रंट फुट पर अपनी सेना को लीड कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। We will continue fighting for our land, whatever the cost. लेकिन रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की सिर्फ सैन्य युद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की माइंड गेम खेल रहे हैं, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पुतिन की इमेज खराब हो रही है। अमेरिका समेत नेटो देश एकजुट हो रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद मिल रही है। इससे भी बढ़कर ज़ेलेंस्की दुनिया भर में वॉर हीरो के रूप में उभर कर सामने आए हैं। We will not give up and we will not lose. We will fight till the end. We will continue fighting for our land, whatever the cost. ज़ेलेंस्की के माइंड गेम का असर ये हुआ कि रूस को चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पुतिन की मंजिल यानी कीव अभी उनके कब्जे से दूर है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि रूस को साइड कॉर्नर करवाना, ताकि किसी भी देश से उसके आर्थिक, सैन्य और मानवीय रिश्ते अच्छे ना हो पाए। नेटो देशों को एकजुट करना, जिससे ये जंग सीधे रूस और नेटो देशों के बीच लड़ी जाए। रूस पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगवाना, जिससे युद्ध के बाद रूस वर्ल्ड रेस में पिछड़ जाए। रूस को आतंकी देश घोषित करवाना, इससे यूक्रेन को दुनिया से सैन्य मदद मिलेगी। पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करवाना, ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अन्य संस्थाओं से रूस पर मुआवजे का दबाव बन सके।
लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि नुकसान के बावजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं। इसलिए कीव पर कब्जे से पहले ज़ेलेंस्की रूस को वार्ता टेबल पर लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के 14वें दिन भी लगातार ज़ेलेंस्की यूक्रेन में डटे हुए हैं। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब यूक्रेन को रूस के सामने कुछ नहीं माना जा रहा था। रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन उसके बावजूद ज़ेलेंस्की डटे रहे, अड़े रहे, यूक्रेन लड़ता रहा। कई बार ऐसी खबरें आई कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं, बार बार इस तरह की खबरें आई, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने कभी यूरोपियन संसद को संबोधित किया, कभी ब्रिटिश संसद को संबोधित किया, कहा कि नहीं मैं यहां पर हूं, मैं कीव में डटा हुआ हूं, मैं लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन सवाल जानते हैं क्या है? सवाल यह है कि कीव पूरी तरह से घिर चुका है रूसी सेना की तरफ से। जब कीव के अंदर घुसेगी रूस की सेना और रूस की सेना के शार्प शूटर्स ज़ेलेंस्की तक पहुंचेंगे या कीव के अंदर पहुंचेंगे, कीव पर कब्जा होगा, तो कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की? क्या है प्लान? देखिए। यूक्रेन के ऑयल डिपो का पता मिला। मिसाइल अटैक में ऑयल डिपो तबाह। ज़तोमर तेल डिपो का पता मिला। ज़तोमर तेल डिपो में भयंकर विस्फोट। खार्किव में खुफिया ठिकाने का पता मिला। पुतिन के कमांडो से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? कीव से 700 किलोमीटर दूर खास स्पेशल कमांडो ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस। खुफिया स्पेशल कमांडो कौन है? ये अभी कहां है? इनके ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? पुतिन के शार्प शूटरों से बचाकर ये ज़ेलेंस्की को कब, कैसे और किस रास्ते से यूक्रेन से बाहर ले जाएंगे? इसका पूरा प्लान इन स्पेशल कमांडोज के पास तैयार है। इनके प्लान की एक एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में ही। यूक्रेन में कहां है? इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है? तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві,
на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. ये यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में बैठकर जेलेंस्की की वो ललकार है जिसने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। जेलेंस्की का ये कहना कि वो कीव में रूस की सेना के किलिंग प्लान पर पानी फेर चुका है। जेलेंस्की का कहना है कि वो किसी खास बंकर में नहीं छिपे, बल्कि अपने दफ्तर में। जेलेंस्की के शब्द रूस की रेड आर्मी के लिए सीधी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि जेलेंस्की को जान से मारने का रूस का पहला प्लान फेल हो चुका है। रूस की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। और तो और जेलेंस्की की जान लेने के तीसरे प्लान पर भी पानी फिर चुका है। 13 दिनों की लड़ाई में यूक्रेन के हर बड़े शहर को रूसी फौज ने तबाह कर दिया। ये 13 तस्वीरें यूक्रेन की बर्बादी दिखा रही हैं। यूक्रेन से अब तक 20 लाख लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। 13 दिन के युद्ध में रूसी फौज ने खेरसोन और चेर्नोबिल पर कब्जा किया। रूसी सेना कीव, खार्किव, लुहांस्क, ओडेसा में जमकर बमबारी कर रही है। यूक्रेन के सभी बड़े एसेट्स को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। सूमे में रूसी सेना ने रिहायशी इलाके में बमबारी की। और तो और रूस की सेना कीव को चारों ओर से घेरे हुए है। कीव पर कब्जा जमाने के बाद रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रहने वाले हैं। लेकिन जंग के बीच से जेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। इस खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडोज शामिल हैं। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि मुश्किल हालात में जेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 यूएस नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो जेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से करीब 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त जंग चल रही है। कीव में किसी भी वक्त पुतिन की सेना दाखिल हो सकती है। रूस लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। रूस के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। कीव में रहने वाले दहशत में जान बचाने के लिए भारी तादाद में लोग कीव छोड़ना चाहते हैं। लोग किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, कीव से बाहर निकलना चाहते हैं। युद्ध के 13वें दिन जेलेंस्की का भी यही कहना है कि अब जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना का कीव पर कब्जा हो जाता है, उसके बाद जेलेंस्की अपनी सरकार को कहां से चलाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में पहली कोशिश जेलेंस्की की जान बचाने की होगी। जिसके लिए नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते के जरिए पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से कीव में लैंड होंगे, क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार और जेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और SAS कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है।
नेवी सील्स ने ही पाकिस्तान में छिपे अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। लादेन को ढेर करने वाले ऑपरेशन की खबर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना तक को पता नहीं चल पाई थी। नेवी सील्स के उस ऑपरेशन को वॉशिंगटन में अपने सरकारी आवास यानी व्हाइट हाउस में बैठकर तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाइव देखा था। तब नेवी सील्स का टारगेट ओसामा को मारने का था, लेकिन अब उनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने का होगा। ऐसे में कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडोज स्पेट्सनाज से होगा, जो अभी ज़ेलेंस्की के जान के दुश्मन बने हुए हैं। पुतिन की स्पेशल फोर्स स्पेट्सनाज को दुनिया में सबसे क्रूर कमांडो के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता, क्योंकि इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हाई प्रोफाइल हत्याओं में रूस की फोर्स का अहम रोल रहा है, लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है। जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडो पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवाई या फिर सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे, और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उस लिथुआनिया में ले जाएंगे जहां से कीव आएंगे। सील्स कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे जांबाज और घातक फोर्स में शामिल किया गया है। सील्स कमांडो ऐसे ऐसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत सील्स कमांडो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सील्स कमांडो मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध में रूस युद्ध के मैदान में तो जीत जाए, लेकिन जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगातार लगाए जा रहे हैं, 5000 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध सैंक्शंस इस वक्त रूस पर लग चुके हैं, और सबसे बड़ा आर्थिक अटैक किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने रूस से आयात होने वाले तेल गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हो सकता है रूस युद्ध तो जीत जाए, लेकिन आर्थिक कमर टूटना रूस की तय माना जा रहा है। प्रतिबंध से पुतिन का प्रहार रुकेगा? दुनिया के प्रतिबंध से रूस पर कितना असर? अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध की लंबी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर इकोनॉमी वॉर छेड़ दिया है। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल आयात पर बैन लगाया। ब्रिटेन ने भी रूस से तेल और गैस आयात पर बैन लगाया। अमेरिका और उसके सहयोगियों को लगता है कि उनके प्रतिबंध से रूस की आर्थिक हालत कमजोर होगी, जिससे पुतिन पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। रूस में बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे धीरे धीरे रूस कमजोर हो जाएगा। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. It has caused Russian economy to frankly crater. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. 1 ruble is now worth less than 1 American penny. अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रूस पर बैन से क्या असर होगा, उसे समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रूस दुनिया को 7.2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। बैन के बाद 4.8 मिलियन बैरल तेल का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। जिन देशों ने बैन नहीं लगाया है, उन देशों को रूस 2.3 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता रहेगा।
रूस पर बैन से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों की हालत भी खराब होने वाली है। बाइडेन के ऐलान के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप में गैस और तेल की कीमत बढ़ेगी, जिससे वहां महंगाई बढ़ेगी और सरकारों को इसका विरोध भी झेलना होगा। लेकिन सवाल ये कि अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस कैसे निपटेगा। भारत और चीन ने रूस के तेल पर बैन नहीं लगाया है। चीन हर दिन रूस से 3.4 मिलियन बैरल तेल आयात करता है, जबकि भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 3% तेल रूस से आयात करता है। भारत चीन को रूस 25 से 27% कम दाम पर तेल का ऑफर दे सकता है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वो रूस से रुपए और रूबल में व्यापार कर सकता है। इससे पहले भी जब रूस पर प्रतिबंध लगे थे, भारत ने रूस से रुपए और रूबल में व्यापार किया था। इधर